सो मैं पूछ रही थी हमारा कौन सा चैप्टर चालू था, बताओ मुझे। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे? विच चैप्टर इन इकोनॉमिक्स? यू हैव अ चैट ऑप्शंस। यस, वेरी गुड, पॉवर्टी चैप्टर। उसके अंदर हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा? वेरी गुड, इंडिकेटर्स। हम लोगों ने हाउसिंग तक कंप्लीट कर दिया था। ओके फाइन, वेरी गुड, याद है सभी को? ठीक है, चलो। ये रहा हमारा हाउसिंग। हाउसिंग तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से। मैंने आप लोगों को मना किया, स्क्रीन पे कुछ नहीं करना है अपने को। चलो, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को भी यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। आप मुझे बताओ, क्या पुअर पीपल को इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिल पाती है रूरल एरियाज में? यस और नो? जो भी बेचारा पुअर पर्सन है उसके घर में अच्छी फैसिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड? नो। जबकि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में पाई जाती है, बहुत अच्छे से कंज्यूम प्रोड्यूस करता है हमारा इंडिया इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, लेकिन तो भी नहीं पहुंच पाती है इलेक्ट्रिसिटी। सो आप मुझे कोई ऐसे स्टेट्स बता सकते हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती हो इंडिया के अंदर? अपना गुजरात, अपना अहमदाबाद तो बहुत अच्छा है, इधर बहुत रेयर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बहुत रेयर। यूपी, ओके वेरी गुड, यूपी, तमिलनाडु, ओके, और राजस्थान, वेरी गुड, राजस्थान, और अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है हमारे अहमदाबाद में कौन सा प्लांट लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है? अहमदाबाद में प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, कहाँ पर है और क्या नाम है? टोरेंट पावर, वेरी गुड, टोरेंट पावर कहाँ पर है ये? कहाँ साइड है, आप सभी को पता है? यस और नो? टोरेंट पावर कहाँ है? अच्छा, रिवर फ्रंट से दिखता है अपने को टोरेंट पावर? आप लोग तो सभी लोग जाते होंगे रिवर फ्रंट, वहां से दिखता है टोरेंट पावर। हाँ, यस, वेरी गुड, साबरमती आरटीओ सर्कल से हम लोग जो जाते हैं, रास्ता जो आता है, वेरी गुड वेरी गुड, वहां साइड टोरेंट पावर का पर्टिकुलर प्लांट लगा हुआ है। हमारे अहमदाबाद में ये जो साबरमती में प्लांट लगा हुआ है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंज्यूम होती है इधर, सॉरी प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? कैसे तरीके से, कोल से, पानी से, थर्मल? कौन सा है हमारा? हाइड्रो, थर्मल पावर, हमारा थर्मल पावर है, ये याद रखना। साबरमती में जो है दैट इज एक्चुअली थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है? सो देयर आर वेरियस टाइप्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर स्टेशन होता है, थर्मल पावर स्टेशन है, इवन नावरडेज और भी हो चुके हैं, दैट इज एक्चुअली सोलर, सोलर्स आ चुके हैं, विंड एनर्जी, सब लोग ने देखा है विंड, विंड मिल्स एंड ऑल। आप लोग कहीं पे विलेज सौराष्ट्र साइड जाते हो तो वहां साइड तो बहुत से विंड मिल्स वगैरह, वो द्वारका साइड अपने जाए अगर, तो वहां साइड बहुत सारे विंड मिल्स लगे हुए हैं। सो जहां से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है और प्रोड्यूस की जाती है फिर, ठीक है? चलो, सभी को थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है इसके रिलेटेड, अच्छी बात है। हाँ, एटॉमिक पावर भी यूज किया जाता है, यस। ओके ओके, चलो, क्या लिखा है यहाँ पे? वन ऑफ द मेजर, एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट, हाँ,
क्या लिखा है? वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज द इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी. सो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री एंड द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ ऑफ द पीपल, इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव मीन्स हम लोगों को चाहिए ही चाहिए. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? यस ऋत्विक, रिकॉर्डिंग चालू है लेक्चर की, डोंट वरी. रिकॉर्डिंग इसकी वजह से बोला हॉरिजॉन्टल रखो, रिकॉर्डिंग है, आप लोग कर सकते हो रिवीजन उसके बेसिस पे. या इवन कभी आपको डाउट भी लगता है ना, तो भी मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ. आप मुझे मैसेज या इवन कॉल भी कर सकते हो, आपको कभी कोई डाउट लगता है किसी भी टॉपिक रिलेटेड, समझे? कोई कभी कुछ सजेशन हो या कोई एडवाइस चाहिए हो, उसके रिलेटेड भी आप मुझे पूछ सकते हो. आई एम ऑलवेज देयर. So India is a main producer and a consumer of electricity, and then also because of high population. देश में population तो बोल ही नहीं सकते भाई, जबरदस्त की है. और even लोगों की per capita income, लोगों की average income क्या है? कम है देश के अंदर. पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज वेरी लेस, बहुत कम यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे इधर. जबकि इंडिया सबसे मेन प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छे हद तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इंडिया. ठीक है. सो ये यहाँ पे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हमारा यहाँ पे कम है. क्यों कम है? बिकॉज लो पर कैपिटा है, लोग पुअर है, लोग इतना कंजप्शन नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है. सो दैट शोज द पॉवर्टी सिचुएशन इन अ कंट्री. ठीक है. अब दूसरी चीज आ जाती है एजुकेशन. इसके बारे में क्या चर्चा है आपकी एजुकेशन रिलेटेड? हमारे देश में तो ऐसा है कि लोग खाली डिग्री लेते हैं, नॉलेज नहीं लेते है ऐसा कि नहीं है? 12th तक तो ठीक है पढ़ रहे हैं बच्चे, अच्छी बात है, और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो. लेकिन काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री, सिर्फ एग्जाम्स देते हैं. ऐसे बहुत से जने हैं. और यस, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड द एजुकेशन. वेरी गुड, ये चीज सही बोल रहे हो आप. आप लोगों के आसपास जो स्लम्स एरिया है, वहां के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या वो स्कूल जाते हैं? भले कितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हो, लेकिन क्या वो लोग जाते हैं वहां पे? नहीं जाते हैं. क्यों नहीं जाते हैं? इवन फ्री में अगर उनको शिक्षा दी जाए तो भी नहीं जा रहे हैं. उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच ऐसी है कि हाँ भाई, लेबर वर्क करवाया जाता है ना उनसे बचपन में ही इसके रिलेटेड. हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज इज नॉट देयर. आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताओ, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है इसके रिलेटेड? ये तो देखो, हमारा सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पे ही बात करता है. लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स है अभी तक जो आपने पढ़ा, आपने ना ये वाली से फॉर एग्जांपल मैथ्स में पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. कहाँ पे काम आता है ये? पता है किसी को? अगर किसी को पता हो तो मुझे भी बताना कि कहाँ पे यूज होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखी है मैथ्स के अंदर. सो हमारा ये है एजुकेशन. पूरा का पूरा इंडिया में जो एजुकेशन दिया जाता है वो पूरा का पूरा थियोरिटिकल दिया जाता है. अब मुझे बताओ, 12th के बाद आप लोग निकलोगे, जैसे ही बोर्ड एग्जाम दोगे, उसके बाद कोई बिजनेस आप सीधा स्टार्टअप कर सकते हो? कोई कर सकता है? सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है? नहीं हो सकता है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन कैसी है, मिल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थियोरी नॉलेज. अभी भी आप थियोरी नॉलेज ही ले रहे हो ना, सब किताबी, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ. सो यहाँ पे वही चीज, इवन ये भी बोला जाता है, आपको पता है हमारे इंडिया में इतने इंजीनियर्स निकलते हैं हर एक ईयर, एवरी ईयर इतने इंजीनियर्स पैदा होते हैं, लेकिन तभी भी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन से एक्चुअली ज्यादा है. स्विट्जरलैंड की जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो हमारे इंडिया हर एक साल इंजीनियर प्रोड्यूस करती है. लेकिन तो भी स्विट्जरलैंड का रिसर्च, स्विट्जरलैंड का एनालिसिस, और वो कंट्री एक्चुअली आगे हमारे से, स्विट्जरलैंड. वाई? जर्मनी, आप है ना कभी एक बार बैठकर
किसी और कंट्री का हमारी इंडियन एजुकेशन से कंपैरिजन करना, जर्मनी के एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन के साथ या यूके बेस्ड एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन के साथ कंपैरिजन करना, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कि हमारी इंडिया की एजुकेशन कैसी है। इवन मैंने तो दोनों फेस किया है, क्योंकि मैंने इवन यूके से इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी किया हुआ है, समझे। ये वाला मेरा चालू था यूके रिलेटेड, मैंने वहां की पढ़ाई की हुई है उसके रिलेटेड, तो मुझे पता है कि वहाँ की एजुकेशन कैसी है और हमारी इंडिया की एजुकेशन कैसी है। मैंने तीनों चीजें फेस की है। मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है, मैंने जीएलएस यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। मतलब देखो, गुजरात यूनिवर्सिटी है जो ओवरऑल हर जगह है, जीएलएस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उधर से भी मैंने पढ़ाई की है, और मैंने यूके लंदन की भी मैंने पढ़ाई की हुई है। तो मुझे आइडिया है कि हमारा इंडियन एजुकेशन पैटर्न कैसा है और बाहर फॉरेन कंट्री में एजुकेशन कैसा किया जाता है। लेकिन आप कभी बैठकर इसके ऊपर सर्च आउट करना कि कैसा हमारे इंडियन एजुकेशन और बाहर की कंट्री का एजुकेशन कैसा है, समझे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिटरेट किसको बोलते हैं इंडिया में? जो बंदा एक लैंग्वेज कोई भी लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है, उसको बोलते हैं लिटरेट पर्सन। अभी लिटरेट कितने सारे जने होंगे, अभी कोई पर्सन है भाई, ठीक है, उनको लिखना पढ़ना समझना आता है, तो क्या लिटरेट हो जाते हैं वो लोग? ये सही है डेफिनेशन, लेकिन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग यही डेफिनेशन है। क्या बोलती है वर्ल्ड बैंक? पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 years and above who can read, write are called literate and less are illiterate person and they are mostly poor. पुअर जिनको एक लैंग्वेज भी लिखने पढ़ने नहीं आती है, उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? इलिटरेट बोलते हैं। और उनको मोस्टली इलिटरेट जो पर्सन्स होते हैं, डेट कैन बी एक्चुअली पुअर पर्सन्स। सो हमारे इंडिया में लैक ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग गिव्स राइज इन इनकेपेबल एंड लेस प्रोडक्टिव लेबर। हमारे इंडिया में ना, एक तो लेबर सस्ता है, सबसे पहली चीज। क्यों सस्ता है? क्योंकि अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है हमारे पास। क्या बोल रही हूं मैं? अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है स्किल्ड से। मजदूर लोग की पॉपुलेशन जबरदस्त है अपने पास। इन दी कंट्री एज अ रिजल्ट लेबर्स गेट लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटी एंड चॉइसेस। क्योंकि एक मजदूर क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? जो उसका काम है पेंटिंग करेगा, उसके पास कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। देखो, अगर हम लोग पढ़े लिखे होंगे, अगर हम लोग एजुकेटेड होंगे, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे चॉइसेस है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, या मैं कहीं जॉब भी कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरा ले लो, मैं इवन जॉब भी करती हूँ, मैं एज अ प्रोफेशन भी हूँ, और मैं अपना खुद का बिजनेस भी करती हूँ। तीनों चीजें एक साथ कर रही हूँ। स्कूल में पढ़ा भी रही हूँ, एज अ प्रोफेशनल टीचर भी हूँ, और खुद का बिजनेस भी कर रही हूँ। तीनों चीजें कर सकते हैं जब पर्टिकुलर एजुकेटेड कोई होता है तो। सो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास चॉइसेस बहुत सारे हो जाते हैं। सो देखो, सिंपल सी बात है, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटी, हेंस वेजेस क्या होंगे? कम। इससे क्या हो जाएगा? इंसान कमाएगा ही कम, तो अपनी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा कर पाएगा, जिसकी वजह से पॉवर्टी देश में बढ़ती जा रही है। In 2011, Brazil has 91% literacy rate, whereas in India it was 74.04. लिटरेट समझ रहे हो ना, इधर कौन सा लिटरेट बोल रहे हैं? किसी भी एक लैंग्वेज को लिखना और समझना आता है, अगर रीड करना या राइट करना आता है, उसको लिटरेट बोल रहे हैं। 74.04 मतलब एक्चुअली भी एजुकेटेड नहीं है इसमें से, ऐसा समझ के चलो। और काफी लोग तो वो खाली डिग्री वाले ही होते हैं, एग्जाम देते हैं खाली, आगे पीछे बस कॉपी मिल जाता है अपने को। कॉलेज में ऐसे बहुत से बंदे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए जाते हैं, आगे पीछे के भरोसे, वो भी इसी 74.04 में ही आते हैं। नेपाल में 60%, पाकिस्तान में 55%, which shows that in developing countries the literacy rate is comparatively very less. So इससे पता ही चल रहा है अपने को। So low education among poor makes them conservative.
अगर इंसान एजुकेटेड नहीं होता है ना, उसकी मेंटालिटी भी ऐसे ही होती है, एकदम कंजर्वेटिव, सुपरस्टिशियस, वहम करेगा, या फिर अंधविश्वास, उसमें बहुत सारी चीजें होगी। कंजर्वेटिव्स होते हैं बहुत, मेंटली कैसे बोलते हैं, अपने पुअर रहते हैं, ब्रॉडेड नहीं होते, ब्रॉड माइंड नहीं होता उनका, इवन एक्सेप्ट भी नहीं करते चेंजेस को जल्दी। जो भी से फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई भी चेंजेस आ रहा है या कुछ भी चेंज हो रहा है, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर इलिटरेट। हम लोग बोलते ही है कि भाई इलिटरेट पर्सन है। सो हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द पॉवर्टी, क्योंकि यहाँ पे इग्नोर किया जाता है एजुकेशन को। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आपके घर में जो मेड्स वगैरह आती होगी, से फॉर एग्जाम्पल, उनके बच्चे क्या पढ़ते हैं, लिखते हैं? नहीं लिखेंगे। उनको बोलोगे ना कि ना गवर्नमेंट तुमको दे रही है, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में तो खाना भी प्रोवाइड किया जाता है आजकल, तो भी वो पढ़ने नहीं जाते। वो बोलते हैं हमारी मम्मा जो हम काम कर रही है ना, जिस तरीके से बर्तन मांज रही है, और हम लोग भी आगे चलकर वही करेंगे। उनकी मेंटेलिटी ऐसी है। देखो क्या लिखा है, ओनली लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम कैन नॉट गिव द राइट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। देखो, सिर्फ इनकम से पता नहीं चल सकता है कि इंसान पुअर है कि रिच है। देयर आर अदर फैक्टर्स, अदर इंडिकेटर्स आर ऑल्सो देयर, जिससे हमको पता चले कि कितने लोग पुअर है। मैंने तो बोला ना, इंडिया गरीबी तो है इंडिया के अंदर, लेकिन सोच ज्यादा गरीब है इंडिया की दूसरे देशों से। सही बात है कि नहीं बात है, बताओ? गलत है वो चीज? इंडिया में गरीबी है, ठीक है, लोगों की इनकम कम है, लेकिन लोगों की सोच ज्यादा गरीब है। मैं ऐसा समझती हूँ पर्सनली, जितना मैंने अभी तक लाइफ देखा है, सब किया है ना, आगे चलकर आप भी यही समझोगे इसके रिलेटेड। बीकॉम कर रहे हैं खाली एग्जाम्स देने के लिए, डिग्री लेने के लिए, और डिग्री से बोला जाता है कि हाँ भाई हम लोग बीकॉम ग्रेजुएट है। अरे तुमको क्या आता है भाई? कुछ भी नहीं आता होगा उन लोगों को उसके रिलेटेड। हमारा पैटर्न ही एक्चुअली गलत है। क्या बोला जाता है अभी, से फॉर एग्जाम्पल, इधर कैट है, डॉग है, लायन है, फिर से फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट है, ठीक है, और सामने यहाँ पे ना ट्री बना हुआ है। यहाँ पे सबको बोलूं कि पेड़ पर चढ़ो, सब लोग चढ़ पाएंगे? यस और नो? कैट को, डॉग को, लायन को, सबको बोलूं ये ट्री पर चढ़ो, चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे ना, क्योंकि हर किसी की एफिशिएंसी अलग है, हर किसी का इंटरेस्ट लेवल अलग है। यहाँ पे क्या करते हैं, तुम लोगों को बोला हुआ है कॉमर्स में 12th में यही सब्जेक्ट्स है सभी लोगों को, ए बी सी जितने भी पर्सन है। अब आप लोगों की हर एक इंडिविजुअल की एफिशिएंसी अलग होती है, हर किसी का इंडिविजुअल का इंटरेस्ट लेवल अलग होता है। सबको बोलते हैं ये करो, यही पढ़ो, तो किसी का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, किसी का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम होता है। तो तुम लोग ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ना, ऐसा एजुकेशन दो ना सामने वाले को। हमारे में सबको बस एक ही साइड लेते जाना है, ये सेम एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, चाहे इंटरेस्ट हो या नहीं हो उसके रिलेटेड, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी। ये तो पता ही है, रिचर लोगों का भाई सीन क्या है, रिचर बिकम मोर रिचर और पुअरर बिकम मोर पुअरर। यही सीन है ना हमारे इंडिया का। तो एक्चुअली इसमें क्या है, देखो भाई, नेशनल इनकम देश की बढ़ रही है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सभी लोगों की इनकम बढ़ रही है, कि भाई सबका वेलफेयर हो रहा है? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? व्हाई? व्हाट इज द रीजन रिस्पॉन्सिबल इट? बिकॉज देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। रिचर क्लास के पास ज्यादा फैसिलिटीज है, पुअरर क्लास के पास कम फैसिलिटीज है। मेन तो क्या होता है, एक बेसिक रूट बताऊं कि इसमें रूट क्या है एक्चुअली। चाहे इंसान कोई भी काम करे,
उसको है ना रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में बताऊं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीए, ये जो प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं ना, इनको सोसाइटी रिस्पेक्ट की नजर से देखती है। और कारपेंटर, पेंटर, जो मजदूर वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों को सोसाइटी नीचे वाली नजर से देखती है। दैट इज एक्चुअली द फॉल्ट हेयर। आपको पता है जर्मनी में कैसा है? जर्मनी में इंजीनियर हो या कारपेंटर हो, दोनों को सेम टाइप ऑफ रिस्पेक्ट। उल्टा इंजीनियर की इनकम कम होगी, कारपेंटर की इनकम ज्यादा होगी, क्योंकि उधर स्टार्टिंग से ही ऐसा ट्रेनिंग किया जाता है, ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको गार्डनिंग अच्छा लगता है, आप गार्डनिंग करो। आपको कारपेंट्री अच्छा लगता है, आप कारपेंट्री करो। आपको इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, आप इंजीनियरिंग करो। समझ रहे हो? लेकिन रिस्पेक्ट सभी लोगों को काम करने की एक जैसी दी जाती है। और इनकम भी, यहाँ पे तो कारपेंटर का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। क्या कारपेंटर, एक चाय का कप खाली हाथ में देंगे उसको हम लोग, तो काम करने आएगा तो बेचारा, तो इज्जत नहीं देते ना हम लोग। सेम काम तो काम होता है ना, वर्क तो वर्क है, रिस्पेक्ट नहीं मिली जाती है। दैट इज एक्चुअली द डिफॉल्ट इन इंडिया दूसरे कंट्रीज से। देखो क्या लिखा है, इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। सभी को पता है 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म? यस और नो? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एलपीजी, वेरी गुड। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अच्छी बात है, अभी आप लोगों को पता है उसके रिलेटेड। चलो, जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे हमारे इंडिया में, इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम बढ़ गया था, काफी हद तक ग्रोथ हुआ था ये रिफॉर्म्स की वजह से। आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसने निकाला था? एलपीजी तो पता है भाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में आया। अगर एलपीजी नहीं होता ना, देखो, तो आज हम लोग जूम पे लेक्चर्स भी नहीं ले पाते। ग्लोबलाइज नहीं हुआ है ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे होता? इतने टेक्नोलॉजी अवेयर होते ही नहीं हम लोग। सो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पे इंडिया में मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, पीटर इंग्लैंड, ऐसी ऐसी कंपनीज आई हुई है, यहाँ पे काम कर रही है, पेप्सी, कोक। कब, कैसे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसने किसने चेंज किए थे, आप लोगों को पता है? आईएमएफ तो अलग है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वो तो वॉर्न किया था इंडिया को। मैं आपको सीन बताऊं इंडिया का, तो इंडिया की जो सिचुएशंस, आपको पता है इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, सभी को पता है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी है, थोड़ा पब्लिक थोड़ा प्राइवेट। जैसे देश आजाद हुआ था ना 1947 में, फिर 1950 से एक्चुअली प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था। 5 ईयर की प्लानिंग करता था इंडिया। और है ना, पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस। और एक बात भी थी कि यार प्राइवेट लोगों के पास पैसा भी नहीं होता था इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए उस टाइम पर, क्योंकि हम लोग जब आजाद हुए थे ना, इवन देश में फूड ग्रेन्स तक नहीं थे। और माइग्रेशन बहुत हुआ था लोगों का। लोग पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का ये डिवाइडिंग हुआ था ना, तो काफी लोग पाकिस्तान वगैरह भी चले गए थे। और पॉपुलेशन पे भी बहुत असर आया था इस चीज का। तो पब्लिक ही गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करता था इसके रिलेटेड। प्लस दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको पता है पब्लिक कैसा काम करती है? पब्लिक कोई भी सेक्टर है, गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट ले लो या गवर्नमेंट कोई कंपनी ले लो, कैसे काम करती है? एफिशिएंटली करती है कि इनएफिशिएंटली करती है काम? गवर्नमेंट कैसा काम करती है आप बताओ? एफिशिएंटली कि इनएफिशिएंटली? लेजी वर्क, इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट काम करती है। वेरी गुड। तो इसमें क्या हो गया था इंडिया में एक्चुअली, ये देखो, ये जो सीन था ना 1951 से लेकर प्लान स्टार्ट हो गए थे 1990 तक। ये जो पीरियड रहा इंडिया के लिए, वो पर्टिकुलरली बहुत ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत से प्लान्स भी इंप्लीमेंट किए गए थे, लेकिन पब्लिक सेक्टर ने अच्छे तरीके से ग्रोथ, अच्छे तरीके से प्रोडक्शन, अच्छे तरीके से इनकम नहीं हुआ था हमारे इंडिया में। इंडिया का कर्जा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि देखो हर साल डेफिसिट बजट,
हर साल एक्सपेंडिचर्स ज्यादा, इनकम्स कम इंडिया के, तो इंडिया को बाहर से लोन्स एंड ऑल लेना ही पड़ता था पर्टिकुलरली। तो इंडिया का जो कर्जा था ना, उसके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा था, और इंडिया में ये हो गया था बीओपी डेफिसिट। कोई मुझे बता सकता है बीओपी क्या होता है, अगर आपको पता हो तो? बीओपी मीन्स क्या? एनीवन आइडिया है किसी को थोड़ा बहुत? नहीं, नो, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं। नहीं कुंजल, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं बोलते इसको। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है बीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसका डेफिसिट हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे स्टेटमेंट बनती है जैसे आपका पीएनएल नहीं बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, इस तरीके से स्टेटमेंट बनती है जहां पर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, ये यहाँ पे काउंटिंग होता है, इसकी स्टेटमेंट बनती है, उसको बोलते हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, डेफिसिट हो गया था। डेफिसिट मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा, एक्सपोर्ट्स कम देश के अंदर। इंपोर्ट्स ज्यादा मतलब फॉरेन करेंसी भी खत्म होती जाए, और इंडिया लोन पे लोन लेता जाए, जिसका ऑलरेडी इंडिया के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था। इंडिया के पैसे वगैरह सब खत्म हो गए थे, पब्लिक इंडस्ट्री सब लॉस में, सब के सब, समझे, सब लॉस मेकिंग। इस वजह से इंडिया ने आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 7 बिलियन, क्या बोल रही हूं मैं, $7 बिलियन का लोन लिया था। और आईएमएफ ने इंडिया को कंडीशन रखी थी। क्या बोल रही हूं मैं? आईएमएफ ने इंडिया के सामने कंडीशन रखी थी कि मैं लोन उसी दम पर दूंगी जब देश के पॉलिसी, देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज किया जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? समझ आ रही है हर किसी को? यस और नो? सो आईएमएफ ने ये कंडीशन रखी थी इसके रिलेटेड, तभी चेंज किया था हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसी। पहले बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रखा जाता था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, लेकिन 1991 में सारे रूल्स लिबरलाइज कर दिए, जिसको लिबरलाइजेशन अपने मानते हैं। बहुत सी पब्लिक कंपनीज को प्राइवेट कर दिया गया, जिसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और ग्लोबलाइजेशन मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं अभी शॉर्ट में ही बता रही हूँ, इतना लॉन्ग नहीं जा रही हूँ। कभी अपने फुर्सत में बैठेंगे ना, तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी इसके रिलेटेड, बहुत मजा आएगी आपको, बहुत अच्छी कहानी है। तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इंडिया ने निकाला था। इसको नाम दिया था इकोनॉमिक रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब फिर से चेंज करना। 1991 जुलाई 1991 में, 1 जुलाई 1991 से इंप्लीमेंट हो गया था एक्चुअली। अब आपको बताऊं तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज निकालने वाले कौन? उस वक्त 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। और आप सभी को पता है कि मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है, लेकिन उनका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो फेल हो गए एक्चुअली। अगर मनमोहन सिंह ने ही ये एक्चुअली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूरे निकाले थे, एलपीजी, जिसकी वजह से आज इंडिया जितना भी डेवलप किया है ना इंडिया ने, वो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही हुआ है, ऐसा समझो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करना इंडिया में, और इतना लिबरलाइज्ड होना, प्राइवेट सेक्टर्स का बढ़ना, रिलायंस, ये सब कुछ इतना आगे है ना। तो ये, हाँ, पीएचडी वगैरह किया हुआ है मनमोहन सिंह का इसके रिलेटेड, इवन इकोनॉमिस्ट है वो काफी बड़े। तो बहुत चेंजेस जो आए हैं ना इंडिया में, वो एलपीजी की वजह से ही आए हैं। और वो एलपीजी लाने वाले मनमोहन सिंह, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई थी इसकी। तो देखो क्या हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम बहुत इंक्रीज हुआ था इन इंडिया, बट ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमारे देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। सो देयर इज लार्जर रिडक्शन इन पॉवर्टी इज नॉट एक्चुअली नोटिस। हम लोगों ने जो सोचा था ना कि भाई पॉवर्टी रिड्यूस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।
So with increase in income inequality, on one hand, we see rich class of people with the high standard of living and enjoying good facilities, and on the other hand, we find low income people living in slums and deprived of basic necessities like food, education and health. Movie नायक सब बताया उसके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था, मिनिस्टर लोग कैसे कैसे अंदर ही अंदर खा जाते थे पैसे, रिच पीपल्स कैसे एंजॉय करते थे सारी चीजों को, और बेचारे पुअर पीपल, उनको जो मकान दिए जाते थे बेचारे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, वो भी जो मकान गवर्नमेंट उनको देती थी वो भी भाड़े पे रेंट पे चढ़ा देते थे, जिससे वो थोड़ा बहुत फूड एजुकेशन हेल्थ रिलेटेड थोड़ा बहुत सेटिस्फाई करते थे, अदरवाइज तो बेचारे स्लम्स में ही रहते थे। यहाँ पे एक्चुअली आपको टेबल दी है। द टेबल बिलो शोज द इनकम ऑफ द टॉप 1% रिच क्लास इन यूएसए, यूके एंड इंडिया। ये इधर 3 कंट्रीज के रिलेटेड टॉप 1 रिच क्लास की एक्चुअल इनकम कितनी है ना, उसका परसेंटेज यहाँ पे अपने को दिया हुआ है पीछे। देखो मीटिंग खत्म हो जाए ना तो सेम मीटिंग में ज्वाइन हो जाना, है ना, समझ रहे हो सब लोग, सेम मीटिंग में ज्वाइन हो जाना। स्क्रीन पे नहीं लिखना है, कितनी बार बोलूं, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो ना, एक बार से समझ में आ जाना चाहिए यार, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। देखो शेयर ऑफ एक्चुअल नेशनल इनकम, मतलब जितनी भी टोटल नेशनल इनकम है ना देश की, उसमें से टॉप 1 रिच क्लास की कितनी है, तो यहाँ पे 3 कंट्रीज दिया, यूएस, यूके और इंडिया। सो यूएस में 15.2% 1 रिच क्लास से ही आता है नेशनल इनकम, और देखो वो बढ़ गया 18.9 हो गया। यूके में 12.5% आता है टोटल नेशनल इनकम का, 12.5% ये रिच क्लास का ही इनकम होता है, टॉप 1 रिच क्लास वालों का इनकम। और ये देखो यूके में फिर थोड़ा सा 0.2 जितना परसेंटेज बढ़ा 2012 में। एमसीक्यू नहीं, इसमें से ये पॉइंट में से नहीं आ सकता है, नहीं तो मैं पहले ही बता देती एमसीक्यू में अगर आना होता तो। बहुत रेयर पूछते हैं ये टेबल में से। इंडिया में देखो 9.0 जितना था और इंक्रीज होके 12.6% हो गया एक्चुअली, मतलब 12 पॉइंट, नेशनल इनकम अगर से फॉर एग्जांपल 100 है ना, तो उसमें से 12.6 रुपीज जो है ना, वो तो ये टॉप रिच क्लास का ही है। बाकी बचाओ, मुझे ये टॉप 1 रिच क्लास के इतनी इनकम होगी तो बेचारे गरीब लोगों को क्या मिलेगा कुछ भी देश के अंदर से। और ये सोर्स मिला है, ये डेटा पब्लिश किया इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में, ठीक है। ये सेम एनालिसिस लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू 1998 इन द ईयर 2011 द टॉप 1% रिच क्लास शेयर इन द एक्चुअल रियल इनकम हैज इंक्रीज। आप लोग देख रहे हो इंक्रीज हुआ ही है। यूके का इतना नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया का इंक्रीज हुआ है, यूएस का भी इंक्रीज हुआ है। यूएस का इंक्रीज हो गया, यूके का फ्रॉम 12.5 टू 12.7 एंड इंडिया का 9 टू 12.6। So in India, it can be said that the advantage from the economic reforms were more favor in the rich. Richers को ज्यादा मिला, फेवरेबल उनके लिए रहा एक्चुअली। बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म से पुअर, पॉवर्टी जो हटानी थी देश की, उसके ऊपर तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया। मैं रीजन बताऊं क्यों यहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड कोई इतना हम लोगों ने चेंजेस ही नहीं किया था। तो और आपको पता है कि देश में 70% जो लोग हैं वो विलेज में रहते हैं, और विलेज वाले लोग मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और कैसे, आप मुझे बताओ किस तरीके से पॉवर्टी रिड्यूस होगी ऐसे तो, क्योंकि आपने भी देखा था एलपीजी के अंदर इंडस्ट्रीज को ज्यादा मोटिवेट किया था, उसमें सब कुछ इंडस्ट्रीज रिलेटेड था, एंकरेजमेंट वगैरह जो भी था एलपीजी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सभी को? ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट आ जाता है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी जड़ भाई, दैट इज एक्चुअली द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हमारे इंडिया में तो बेरोजगारी सिर्फ एक ही रीजन रिस्पॉन्सिबल है मोस्टली, जब सबसे ज्यादा जो रीजन रिस्पॉन्सिबल, देयर आर मैनी रीजंस रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली,
but most probably high population. हाई पॉपुलेशन की वजह से सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, ज्यादा है, इंक्रीज है कंपेयर टू डिमांड ऑफ द लेबर। सामने हम लोगों को 100 लोग ही चाहिए खाली कंपनी के अंदर, लेकिन भीड़ 10,000 लोगों की भीड़ है सामने वर्कर्स की। आप मुझे बताओ बाकी लोगों को कैसे नौकरी मिलेगी? बाकी लोग अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो इनकम कैसे कमाएंगे? इनकम नहीं कमाएंगे तो बेचारे गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे? अपनी बेसिक जरूरतें कैसे पूरी कर सकेंगे? So because of high population, there is supply of labor is more compared to the demand for the labor. And because of high rate of unemployment in India, many peoples even cannot uh, even cannot satisfy the basic necessities because they have the low income, because they are unemployed. उन लोगों को है ही नहीं, सिंपल सी बात है, प्रॉपर फैसिलिटीज। क्या लिखा है? व्हेन पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट को अगर डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करोगे? अ पर्सन हु इज विलिंग, इच्छा है उसकी काम करने की, केपेबल भी है काम करने के लिए, और एबल भी है, इवन एबिलिटी भी है और विलिंगनेस, इच्छा भी है, वो भी करंट वेज रेट, उसको जो मार्केट में वेजेस दिया जा रहा है